Hello everyone. In this video we discuss about the exodontia. Okay, exodontia is a very important point in oral surgery. So let's start about exodontia. First of all, we start definition. The ideal tooth extraction. What definition said that the ideal tooth extraction is the painless removal of the whole tooth with minimal trauma of investing tissue. Investing tissue means alveolar bone, PDL, periodontal ligaments, ठीक है, gingiva. So that wound heal unevenly and no post-operative prosthetic problem is created. So पेनलेस होना चाहिए, इन्वेस्टिंग टिश्यू को कम से कम ट्रॉमा हो, वुंड अनइवेंटली हील हो जाए और पोस्ट ऑपरेटिव में कोई भी उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो. सो टेक्निक्स क्या हैं डेंटल एक्सट्रैक्शन की? देयर आर मैनी टेक्निक्स पर मोस्टली टू. वन इज़ इंट्रा एव्यूलर एंड सेकेंड इज ट्रांस एव्यूलर. Okay, other only name are important. So let's start with intra-alveolar extraction, also known as simple extraction. Why simple extraction? Because of no need of any flap removal, no need of any bone removal. So simple extraction, intra-alveolar or close. Again close, why? Because of no need of flap removal. So close extraction. Most common method. Instrumentation to extract the tooth is confined to the PDL space. इंट्राएवियोलर मीन्स क्या हुआ? हमारा मान लीजिए ये टूथ है और ये हमारी एवियोलर बोन, PDL स्पेस. तो इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो PDL स्पेस से हम इसको डायरेक्ट, मतलब कोई भी फ्लैप हमें रिमूव नहीं करना है, बोन हमें रिमूव नहीं करनी है, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के बीक को हम यहाँ पे PDL स्पेस में इंसर्ट करेंगे एंड रिमूव द टूथ. फोर्सेप एक्सट्रैक्शन भी इसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ ओनली फोर्सेप से हम इसको निकाल सकते हैं. अदर नेम आर कन्वेंशनल, क्लासिकल और ट्रेडिशनल. ओके. ट्रांसएवियोलर एक्सट्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ म्यूकोपेरिओस्टल फ्लैप. कहाँ यूज आता है? मोस्टली हम जब थर्ड मोलार को डिसइम्पेक्शन करते हैं इम्पैक्ट टूथ का, तो हम एक पहले फ्लैप रिमूव करते हैं, बोन कट करते हैं, बोन कट करने के बाद वहाँ से रिमूव करते हैं टूथ को सेक्शन कर करके. सो रिफ्लेक्शन ऑफ म्यूकोपेरियोस्टल फ्लैप, रिमूवल ऑफ सम पार्ट ऑफ बोन. कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एक्सट्रैक्शन. ओपन मेथड. वाई ओपन मेथड? बिकॉज ऑफ फ्लैप ओपन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं हम. हाँ, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन. हाई रिस्क ऑफ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन. अब सिंपल सी बात, अगर कोई सर्जरी करके तुम निकाल रहे हो तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद ज़्यादा रिस्क होंगे. लाइक इन्फेक्शन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, हीमेटोमा हो सकता है. ओके. वन टर्मिनोलॉजी इज ओडेंटेक्टोमी, सर्जिकल रिमूव ऑफ टूथ. ओके, ओडेंटेक्टोमी. द वन टर्मिनोलॉजी इज इम्पोर्टेंट इज स्टॉबी एक्सट्रैक्शन. काफ़ी बार एग्जाम में ये आता है. व्हाट इज स्टॉबी एक्सट्रैक्शन? ओके, एक्सट्रैक्शन ऑफ मल्टीपल मैंडिबुलर एंटीरियर. दिस टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. multiple mandibular anterior by using, second terminology important is elevator between the teeth. So multiple teeth को हम एक साथ निकाल लेंगे. मोस्टली मैंडिबुलर एंटीरियर्स में ये टेक्निक यूज होती है. इसमें करना क्या होता है, जैसे नॉर्मली हम कोई भी टूथ निकाल रहे होते हैं तो हम, जैसे मान लीजिए एक टूथ ये है और एक टूथ ये है, ठीक है. तो हमें अगर ये वाला रिमूव करना है तो हम जो इंट्राडेंटल बोन होगी उसको एज ए फल्क्रम यूज़ करते हैं और इसको रिमूव करेंगे. बट जब हमें ये भी निकालना है तो हम इस टूथ को एज ए फल्क्रम यूज़ करेंगे, तो ये भी लूज हो जाएगा, ये भी लूज हो जाएगा और दोनों एक साथ निकल जाएंगे. सेकेंड टर्मिनोलॉजी, रबर बैंड एक्सट्रैक्शन. रबर बैंड एक्सट्रैक्शन मोस्टली हीमोफीलिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स पेशेंट में होता है, यानी कि इसमें हेमरेज जो बचने के लिए ये टेक्निकल यूज होती है. इसमें क्या करेंगे, रबर बैंड को टूथ के सर्वाइकल एरिया में यहाँ पे रबर बैंड लगाएंगे, तो वो रबर बैंड इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा. ओके, टेंशन फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पे जो लिगामेंट फाइबर्स होंगे उनका नेक्रोसिस होगा, ठीक है, इस्चैमिक नेक्रोसिस. सो ये टूथ इजीली फिर रिमूव हो जाएगा और हेमरेज भी ज़्यादा, ब्लीडिंग भी ज़्यादा नहीं होगी. So due to rubber band ischemic necrosis of PDL fiber. Again
थ्योरेपेटिक एक्सट्रैक्शन, थ्योरेपेटिक नाम से ही आप समझ सकते हो हम अपने बेनिफिट के लिए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। सो ये मोस्टली ऑर्थोडोंटिक्स में हम करते हैं, ऑर्थोडोंटिक्स, लाइक सीरियल एक्सट्रैक्शन। ओके, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ द टीथ इन ऑर्थोडोंटिक रीजन, मोस्ट कॉमन जो होता है वो फर्स्ट प्रीमोलर हम इसमें रिमूव करते हैं। वाई फर्स्ट मोलर प्रीमोलर? बिकॉज ऑफ, मान लीजिए ये फर्स्ट प्रीमोलर अपना यहाँ पे है, तो उसके या इसको रिमूव करने की वजह से उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर बोथ साइड काफ़ी अच्छा हमें स्पेस मिलेगा। सो हमें अगर एंटीरियर टूथ को मूव करवाना है या पोस्टीरियर को मूव करवाना है तो हम इजीली किसी भी टूथ को मूव करवा सकते हैं। ओके, और लिस्ट कॉमन हम इसमें निकालते हैं कैनाइन्स। वाई? बिकॉज कैनाइन कॉर्नर स्टोन होते हैं, वो आर्च को काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो बनाते हैं, और उसको निकालना भी मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और उसको ट्रीट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो आर्च से बाहर होता है थोड़ा। ओके, उसके बाद में बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन। बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन का मतलब है आप क्या कर रहे हो, मिड लाइन की एक तरफ को मान लो आपको टूथ निकालना था, केरियस हो गया, तो हम क्या करेंगे, मिड लाइन शिफ्ट ना हो इसके लिए हम इधर वाले भी निकाल देंगे। ओके, बोथ साइड के हम निकालेंगे ताकि मान लीजिए आपने इधर का टूथ केरियस था, इधर का निकाल दिए दो टीथ, अब इधर वाले टीथ यहाँ पे फोर्स लगाएंगे क्योंकि अपोजिशन करने के लिए कोई है नहीं, तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा और मिड लाइन शिफ्ट हो जाएगी। सो मिड लाइन शिफ्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम सेम आर्च में अपोजिट साइड के भी निकालेंगे। फिर उसके बाद एक होता है कंपनसेटिंग एक्सट्रैक्शन। कंपनसेटिंग एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, अपोजिट आर्च, इसमें सेम आर्च था, इसमें अपोजिट आर्च में टूथ को, सेम टूथ को निकालेंगे, लाइक इसमें हमने 4 को निकाला तो इसमें भी हम 4 को निकाल देंगे ताकि ओक्लूजल बैलेंस बना रहे। डन इन द अपोजिट आर्च टू बैलेंस ओक्लूजल रिलेशनशिप्स। नाउ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी विलिकिंस एक्सट्रैक्शंस, इसमें ऑल परमानेंट फर्स्ट मोलार्स को हम रिमूव करेंगे, सभी 6 को हम रिमूव कर देंगे। कब करना है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कभी भी करेंगे और विल्किंस एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। एज 8.5 टू 9.5 ईयर, इस एज के बीच में हम अगर सभी को टूथ को निकालते हैं तो इसको विल्किंस एक्सट्रैक्शन। आपको पूछिएगा ये टर्मिनोलॉजी कौन से टूथ को रिमूव करने के लिए यूज होती है। ओके, आल फॉल परमानेंट फर्स्ट मोलर एक्सट्रैक्शन टू डिक्रीज क्राउडिंग एंड कैरीज एंड स्पेस फॉर द थर्ड मोलर। क्यों निकालना है, क्योंकि 6 जो होता है कैरीज, वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, इन्फेक्शंस होंगे उसके बाद, तो हम कैरीज से बचने के लिए या फिर क्राउडिंग से या थर्ड मोलर के लिए स्पेस नहीं और आप चाहते हो कि थर्ड मोलर हमें चाहिए, तो हम 6 को रिमूव करेंगे, थर्ड मोलर। ड्रॉबैक्स क्या है इसके, डीप बाइट हो सकता है और टिपिंग मूवमेंट ऑफ द सेकेंड प्रीमोलर एंड मोलर। अब सिंपल सी बात, आप 6 को अगर निकालोगे तो इधर वाला और इधर वाला दोनों टिपिंग मूवमेंट शो करेंगे। ओके, अब है इंडिकेशन ऑफ एक्जोडोंसिया, लॉट ऑफ इंडिकेशन आप देखोगे बुक्स में आपको 15-20 मिल जाएंगे, इसलिए मैंने ओनली इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, लाइक डेंटल केरीज, पल्पल डिजीज, पेरियपाइकल डिजीज, पेरियोडोंटल डिजीज, सीरियल एक्सट्रैक्शन, ऑर्थो में आएगा, आप डिटेल से वहाँ पढ़ोगे, लाइक ट्विड्स एंड और नैन से। ओके, नेटल एंड नियोनेटल टूथ, व्हाट इज नेटल एंड नियोनेटल? अगर विथ एट बर्थ ओरल कैविटी में अगर टूथ है तो वो होगा नेटल, और विद इन 1 मंथ अगर टूथ है, इन्फेंट में अगर विद इन 1 मंथ टूथ आता है तो वो क्या होगा, नियोनेटल। ओके, एक्टोपिक इरप्शन अगर किसी दूसरी जगह हो गया, टीथ विद इन द लाइन ऑफ फायर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द टीथ विद इन द लाइन ऑफ फायर? अगर आप रेडियो थेरेपी कर रहे हो, ओके, लाइक आपको अंदर कोई ओरल कैविटी में कैंसरस लीजन है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आप रेडियो थेरेपी कर रहे हो, तो रेडियो थेरेपी करने से पहले आपको अगर वहाँ पे कोई ऐसा टूथ है जो एक्सट्रैक्शन के लिए है, एक्सट्रैक्शन करना ज़रूरी है, तो वो आप पहले ही रिमूव कीजिए, क्योंकि अगर उसके बाद में हम करेंगे तो ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस हो सकता है, इसके अलावा रेडिएशन कैरी हो सकती है। ओके, सो टीथ विद इन द लाइन ऑफ आई, इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे
आप मेंशन कर सकते हो लाइक ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शन, प्रोस्थेटिक एक्सट्रैक्शन, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, अगर फ्रैक्चर लाइन में है तो एक्सट्रैक्शन, अगर लूज हो गया मोबाइल टूथ है तो एक्सट्रैक्शन, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारा है। इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, सो वो डिटेल में अच्छे से समझना होगा। देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्ट्रा इंडिकेशन, वन इज़ लोकल एंड सेकेंड इज सिस्टेमिक। लोकल को अगर देखा जाए तो आज के टाइम में ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक्स आ गई हैं। सो अगर आप कोई भी कंडीशन होगी एंटीबायोटिक देके उसको सही कर सकते हो, उसके बाद में निकाल सकते हो। तो लोकली इतना वो नहीं है, विथ प्रिकॉशंस आप निकाल सकते हो। एक्यूट लाइक लोकल में क्या क्या होगा, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द टूथ, वहाँ पे आपको पेरी पल्पाइटिस हो रखा है, अंदर एब्सेस हो गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, आप अगर निकाल रहे हो बिना एंटीबायोटिक के तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन स्प्रेड होगा, बैक्टीरिया हो सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, वो डेथ में कन्वर्ट हो सकता है। अगर टूथ मैलिग्नेंट ग्रोथ को इन्वॉल्व कर रखा है, अगर मैलिग्नेंट ग्रोथ को इन्वॉल्व कर रहे हो और आप रिमूव करोगे तो क्या होगा, मेटास्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस है, या अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस है, या नोमा है, तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, पहले आपको एंटीबायोटिक्स देनी होगी, उसके बाद आप निकाल सकते हो। ओके सॉरी। इन द सिस्टेमिक, कोई भी अनकंट्रोल्ड कंडीशन हो कोई भी सिस्टेमिक डिजीज़ की तो वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बट नाउडेज ये भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं कह सकते, आजकल आप प्रिकॉशंस के साथ हर किसी टूथ का इलाज कर सकते हो। तो जो भी अनकंट्रोल्ड स्टेट होगी वो सिस्टेमिक कॉन्ट्राइंडिकेशन में होगा, लाइक अनकंट्रोल्ड एपिलेप्सी, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट्स, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, अनस्टेबल एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटिस, सीवियर एनीमिया, हीमोफीलिया ए बी। ओके, सो इनको क्या होगा, पहले हम कंट्रोल्ड सिचुएशन में लेके आएंगे और उसके बाद हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो टर्मिनोलॉजी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बुक्स के अकॉर्डिंग ये प्रेगनेंसी, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ये सब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन में मिलेंगे, बट ये कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो। बट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दो कंडीशंस याद रखनी है ओनली, बाकी सब हम ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज सेंट्रल हिमेंजियोमा एंड सेकंड आर्टीरियोवीनस एन्यूरिज्म, एवी मालफॉर्मेशंस। इनमें क्या होता है, ब्लड वेस्कुलर जो लीजन्स होते हैं, ये बहुत काफ़ी ब्लड सप्लाई होती है, तो हेमरेज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये हम नहीं ट्रीट करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी कंडीशन हो वो ट्रीट कर सकते हो विद प्रिकॉशंस। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशंस, रिलेटिव कंडीशन यानी कि एट द टाइम हम नहीं निकाल सकते, बट कंट्रोल कंडीशन में लाके उनको निकाल सकते हैं, तो जो भी लोकल कंडीशंस और वो सब इसमें मेंशन है। फिजियोलॉजिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन इज़ प्रेगनेंसी। ओके, यानी कि उस टाइम पे आप नहीं कर सकते, लेकिन जब कंडीशन सही होगी, बेटर होगी, तो आप निकाल सकते हो। नॉन फिजियोलॉजिकल अगेन अनकंट्रोल्ड अस्थमा, डायबिटीज़ एंड वगैरह। नाउ वन क्वेश्चन इज आस्क अबाउट द एक्सट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। सो फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड फॉर एक्सट्रैक्शन अ टूथ। ओके, तो आंसर होगा एपाइकल, ऑलवेज। ओके, हमेशा पहले एपाइकल फोर्स लगाएंगे। वाई? बिकॉज इससे क्या होगा, एक तो मान लीजिए ये आपका टूथ है, ओके, तो आपने यहाँ से आपने फोर्सेप्स से ग्रिप लिया, तो आप एपाइकल फोर्सेप लगाओगे तो एक तो ये जो बीक्स हैं वो अंदर तक जाएंगे, पीडियल स्पेस में अच्छे से बाइंड करेंगे, और रूट पोर्शन सीमेंटम पोर्शन पे ये अटैच होंगी, सीमेंटम। ओके, अब सीमेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, ब्रिटल नहीं होता है, तो एक तो टूथ ब्रेक होने के चांस कम होंगे, दूसरा जितना अंदर जाएंगे वो लगभग सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से आप ग्रिप करोगे तो टूथ अगेन टूटने के चांसेस कम होंगे, और एक अंदर जाएगा अगर बीक तो वेज एक्शन का बेनिफिट मिलेगा। सो फोर्स बीक विद इन द पीडियल स्पेस, ग्रिप ऑन द रूट एरिया, फोर्सेप रीच क्लोज टू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए हमें पहला एपाइकल फोर्स लगाना चाहिए।
उसके बाद में जो लैटरल फोर्स लगाते हैं उनमें कौन सा मोस्टली हम लगाएंगे, बक्कल। वाई नॉट लिंगुअल, क्योंकि अगर लिंगुअल लगाएंगे तो लिंगुअल प्लेट थोड़ा वीक होगी और वो टूटने के ज़्यादा चांसेस होंगे। लेटरल फोर्सेस के अलावा वन फोर्स जो आता है रोटेशनल फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ रोटेशनल फोर्सेस आर देयर, वन इज प्राइमरी रोटेशन एंड सेकंड इज सेकेंडरी रोटेशन। प्राइमरी रोटेशन मीन्स अब प्राइमरीली डायरेक्ट उस टूथ को एक्सट्रैक्शन करने के लिए आप वो रोटेशन कर रहे हो, यानी कि आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद में आपने रोटेशन लगाया और टूथ को निकाल लिया। और सेकेंडरी रोटेशन मीन्स आप रोटेशन को एज अ टूथ एक्सटेंशन नहीं काम ले रहे हो, पहले आपने लेटरल एक्जेशंस किए, उसके बाद में आप थोड़ा बहुत यूज़ कर रहे हो, सेकेंडरी आप उसको यूज़ कर रहे हो। ओके, तो प्राइमरी रोटेशन जो होता है वो अगर राउंड रूट क्रॉस सेक्शन है तो हम उसके लिए इसको यूज करते हैं। ओके, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर एंड मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना आपको, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर मैंडिबुलर सेकेंड प्रीमोलर्स, इसको क्या होता है, इनकी राउंड रूट क्रॉस सेक्शन होता है। सो सबसे पहले एपाइकल थ्रस्ट, उसके बाद में प्राइमरी रोटेशन। तो क्वेश्चन आता है प्राइमरी रोटेशन से हम कौन सा टूथ निकाल सकते हैं। ओके, मैंडिबुलर मोलार्स के लिए फिगर ऑफ 8 रोटेशन यूज होता है। इफ द टूथ अपेक्स इज ब्रेक, अगर आप टूथ निकाल रहे हो और अपेक्स टूट गया तो उसको हमें निकालना है, अंदर छोड़ देना है। तो सो व्हेन 5 mm से लेस है सो आप उसको रहने दे सकते हैं, बट कब, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो। ओके, इन्फेक्शन नहीं हो, कोई सिस्ट नहीं हो, ट्यूमर नहीं हो, एब्सेस नहीं हो, और अगर 5 mm से ज़्यादा है तो आपको उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, चेयर पोजीशंस के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं। सो मैक्सिलरी आर्च की चेयर की पोजीशन क्या होगी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन ऑफ द पेशेंट, मैक्सिलरी ओक्लूजल प्लेन। ओके, मैक्सिलरी ओक्लूजल प्लेन एंगल बनाएगा विद फ्लोर या तो 45 डिग्री या 60 डिग्री। ओके, 45 और 60 डिग्री, एंटीरियर्स के लिए 45 और पोस्टीरियर के 60 डिग्री। ओके, एंड मैंडिबुलर के लिए मैंडिबुलर ओक्लूजल प्लेन पैरेलल टू द फ्लोर और 0 to 10 डिग्री। ओके, लाइक आप ये डायग्राम्स देख सकते हो मैक्सिलरी के लिए एंड मैंडिबल के लिए 45 to 60 एंड 0 से 10 डिग्री। उसके बाद में क्वेश्चंस जो होता है ऑपरेटर्स पोजीशन। ओके, सो ऑपरेटर्स पोजीशन के लिए क्लॉक के हिसाब से होता है 7 o'clock, 9, 11, 12। ओके, राइट हैंडेड के लिए। सो अगर 7 o'clock पे आप ऑपरेट कर रहे हो तो मैक्सिलरी एंटीरियर, मैंडिबुलर एंटीरियर एंड मैंडिबुलर पोस्टीरियर ऑफ राइट साइड को आप कर सकते हो। अगर आप 9 o'clock कर रहे हो, 7 o'clock को बोलते हैं राइट फ्रंट कंडीशन, 9 o'clock को बोलते हैं राइट साइड। फेशियल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर पोस्टीरियर टीथ, फेशियल सरफेस इंपॉर्टेंट ऑफ द बोथ मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर का एंड पोस्टीरियर। 11 o'clock यूनिवर्सल पोजीशन, आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर टूथ को यहाँ से आप देख सकते हो। एंड 12 o'clock रियर पोजीशन, डायरेक्ट विजन में आप मैंडिबुलर एंटीरियर का लिंगुअल साइड एंड इनडायरेक्ट में मैक्सिलरी एंटीरियर का पैलेटल सरफेस। लाइक अगर आप यहाँ पे पोस्टीरियर यहाँ पे 12 o'clock पे बैठे हो तो मैंडिबुलर का लिंगुअल साइड एंड मैक्सिलरी का पैलेटल साइड आप इनडायरेक्ट विजन में देख सकते हो। ओके, चेयर पोजीशंस एंड ऑपरेटर पोजीशन के बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सोडोंसिया का हुआ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सोडोंसिया। ओके, 3 principles आर देयर, लीवर एंड फल्क्रम, वेज एंड व्हील एंड एक्सल। सो फर्स्ट लीवर एंड फल्क्रम प्रेजेंट, इंस्ट्रूमेंट विच कैन इंगेज द टूथ, यूज अ फल्क्रम एंड हैव अ एफर्ट आर्म। 3 पॉइंट आपको इसमें समझना है। इंगेज द टूथ, टूथ को इंगेज करता हो, उसके बाद में किसी को फल्क्रम के रूप में यूज करता हो जो मोस्टली हम इंटरडेंटली बोन को यूज करते हैं, और एक एफर्ट आर्म हो तो वो लीवर प्रिंसिपल पे फॉलो करेंगे। सो एग्जांपल आर एलिवेटर्स, फोर्सेप्स एंड कूपलैंड एलिवेटर्स। एलिवेटर्स कैसा होता है,
ओके, ऐसा यहाँ से थोड़ा चपटा। तो ये पोर्शन जो होगा वो टूथ को एंगेज करेगा, ठीक है। यहाँ से हम एज अ फलक्रम यूज़ करेंगे इंटरडेंटल बोन को, और ये एफर्ट आर्म हो गया। जो लीवर होते हैं वो 3 ऑर्डर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सो एक्सट्रक्शन में मोस्टली जो होता है वो फर्स्ट होता है, यानी कि यहाँ पे फलक्रम, लोड और रेजिस्टेंस आर्म और इफेक्टिव आर्म, ठीक है। ऐसा ये दीजिए, लोड आर्म, फलक्रम और एफर्ट आर्म। सो समझ गए एलिवेटर कैसे यूज होता है। फोर्सेप कैसे आप उसमें यूज़ करोगे, तो इसमें भी देखिए ये जो बीक वाला पोर्शन है वो लोड और रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इसका हिंज जो होता है वो फलक्रम और इफेक्टिव आर्म। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्डर और 3 ऑर्डर ऑफ लीवर है उसमें क्या होगा, फलक्रम एक साइड में होगा, लोड या रेजिस्टेंस आर्म यहाँ पे होगी एंड एफर्ट आर्म दूसरे साइड में होगा। और जो लेवल 3 होगा, ऑर्डर 3, उसमें क्या होगा, इनको एक्सचेंज कीजिए, फलक्रम वहीं एक साइड में होगा, इफेक्टर आर्म यहाँ पे, और लोड या रेजिस्टेंस ऑन द सेकेंड साइड। सेकेंड प्रिंसिपल इज वेज प्रिंसिपल। वेज प्रिंसिपल में मोस्टली फोर्सेप्स होते हैं, वो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया। पीडीएल स्पेस में इंसर्ट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट विद इन द विथ शार्प वर्किंग टिप्स, शॉर्ट, सॉरी पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। इंस्ट्रूमेंट विद इन द शार्प वर्किंग टिप, शार्प टिप इंसर्ट इनटू पीडीएल स्पेस, प्रोवाइड वेज एक्शन, ओके। एक मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो लीवर में होता है 3, एंड इन द वेज प्रिंसिपल इज 2.5। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछते हैं कि व्हाट द मैकेनिकल एडवांटेज फॉर द लीवर प्रिंसिपल, व्हाट फॉर वेज प्रिंसिपल, ओके। एग्जांपल्स अगेन फोर्सेप एंड अपेक्सो एलिवेटर। एंड द थर्ड वन इज व्हील प्रिंसिपल। इसमें क्या होगा, रोटेशन फोर्सेस यूज़ करने हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इसका होगा 4.6। और एग्जांपल आर क्रॉस बार। क्रॉस बार कैसा होता है, नाइफ ऐसा होता है, ओके। क्रॉस बार, एलिवेटर, विंटर क्रायर, यहाँ पे इसमें थोड़ा कर्व होता है। एंड अगेन फोर्सेप, यानी कि फोर्सेप तीनों में मेंशन है। फोर्सेप को रोटेशन कैसा, फोर्सेप से सिंपल रोटेशन मूवमेंट भी करके निकाल सकते हो। सो दिस इज व्हील प्रिंसिपल, ओके। एंड मैकेनिकल एडवांटेज इज 4.6 एंड देयर आर 3 ऑर्डर ऑफ लीवर, मैंने आपको बता दिया। सो ये एक्सोडेंसिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। Thank you guys. In next video we discuss about fracture or TMJ, okay. Please do subscribe my channel and share. Thank you.